क्लास लेके आई हूँ। मैं आज आपको करवा रही हूँ आरोह है भाग 1 कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक से। तो चलिएगा देखिएगा, मैं स्टार्ट करती हूँ आज प्रेमचंद का नमक का दरोगा। सबसे पहले क्या है, प्रेमचंद का नमक का दरोगा। तो यहाँ जो इसका नमक का दरोगा है, तो उस पाठ का सारांश क्या है कि एक नमक का दरोगा जो मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी है जो धन और धर्म के बीच संघर्ष को दर्शाती है। किसको, धन और धर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें ईमानदार दारोगा वंशीधर अपनी कर्तव्य निष्ठता से भ्रष्ट समाज में धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं। कौन खड़े होते हैं, वंशीधर, ये ध्यान रखना, वंशीधर। अंततः धन के अहंकार को हराकर वो सच्चाई की जीत होती है और धनी पंडित जो आलोपी दीन भी उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें अपनी जायदाद का मैनेजर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो यहाँ जो नमक का दरोगा कहानी है, उसका मुख्य संदेश यही है कि जो ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता और सत्य के मार्ग पर जो अडिग रहता है ना, तो ये सिखाती कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भ्रष्टाचार कितना भी गहरा हो, सत्य और धर्म की शक्ति अंततः क्या होती है, जीतती है और व्यक्ति को धन बल के प्रलोभन से ऊपर उठाकर नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों का पालन करना क्या करती है, यहाँ पे सिखाती है। तो ये ईमानदारी का महत्व, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरह से ये मुख्य क्या है, इसके संदेश है कहानी के। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं करवाती हूँ प्रेमचंद का जीवन परिचय। इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय। इनका जन्म 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं देखो, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इसके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ध्यान रखने, ये क्या है, इसके उपन्यास है। गोदान है, इसका डेट आपसे पूछ सकते हैं, तो 1936। सोजे वतन, मानसरोवर के 8 खंड में गुप्त धन इनकी कहानी है। करबला, संग्राम और प्रेम की वेद देवी, ये क्या है, इनके नाटक है 3। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग, इनके क्या है, निबंध संग्रह है। और 1936 में जब ये मंगलसूत्र लिख रहे थे ना उपन्यास, तब इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो चलेगा देखिएगा आगे। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युगे, प्रेमचंद युगे, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। परंतु प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी है। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर, इंपॉर्टेंट है देखो, पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन की कहानी का आधार बनाने वाली
यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहां दी गई कहानी नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत है। वेरी इंपॉर्टेंट, धन के ऊपर किसकी जीत हो रही है? धर्म की। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन, वेरी इंपॉर्टेंट, और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद और स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अंततः अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के सामने निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर हमेशा हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य ही जीत के साथ होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है आपकी कहानी, देखिएगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता है, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे, पटवारीगिरी और सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज से वे निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आयो, जहां कुछ ऊपरी आयो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन।
जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसमें इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इससे उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यहाँ उसको शिक्षा दे रहा है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। पिताजी ने क्या कर दिया, अपने बेटे को आशीर्वाद दे दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। यहाँ वंशीधर के पिता ने समझाया कि बेटा आपको क्या क्या करना है। ये बातें ध्यान से सुनी किसने, वंशीधर ने, और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उसके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी, यानी जलने लगी। जाड़े के दिन थे, देखो ध्यान दीजिएगा कैसे दिन थे, जाड़े के, और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मतलब उसको 6 महीने हुए थे किसमें, नमक के दरोगा बने हुए। अफसर लोग उस पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी का नाम आया है, जमुना नदी का। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद की मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली कि नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों को कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वरही पहनी, तमचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखाई दी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना किस कहाँ के हैं ये, दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौके पंडित अलोपीदीन इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। क्या थे ये, जमींदार। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो इनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ जाएंगी गाड़ियां? कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेश और भी बड़ा और कुछ देर तक उत्तर की बाट देकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, ये नमक के डेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिफाफे ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है।
हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा हूँ। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी को नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में है, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह वेरी इंपॉर्टेंट पात्र है, ये इंपॉर्टेंट। तुम्हें इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गई। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आप क्या आताएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। कितना? 1,000। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकती। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंच गई, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचल खड़ा रहा। कौन? धर्म। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ बोला। पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अब कितने पर बात आ गई? 25,000 पे। असंभव बात, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर? नहीं, 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक व्रत सबके मुंह से यही बात सुनाई दी कि जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां हृदय में गलाने और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्धदली चपरासी और चौकीदार तो उसके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़ पड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई।
न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है, यह बात कल्पना के बाहर है। उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसके लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि में को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं है, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदारी बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी ही समझ है, पढ़ना लिखना सब अकारत हो गया है। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप धारण करता है। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, फचैये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पित्तल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन हैं। झुककर दंडवत की ओर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने 1000 रईसों और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने।
इम्पोर्टेंट। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह माँ से मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात अशह्या से प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म को बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। और यहाँ पे उसने प्रार्थना स्वीकार की। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त कर दिया। यहाँ पे जो पंडित अलोपीदीन थे उसने मुंशी वंशीधर को क्या कर दिया, स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा अलग। देखो ध्यान दीजिएगा, 6,000। सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या, न बुद्धि, न स्वभाव जो त्रुटियां की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वान की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उसे गले लगा लिया। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब चैप्टर यहीं पे मैं आपका दूसरा चैप्टर करवा रही हूँ, तो देखिएगा। यहाँ पे कृष्णा सोबती का जीवन परिचय देखिए और फिर इनका चैप्टर। कृष्णा सोबती का जो चैप्टर है वो है मियाँ नसीरुद्दीन। एक शब्द चित्र रेखा चित्र है इनका। क्या है? शब्द चित्र रेखा चित्र। तो सबसे पहले मैं इनका आपको जीवन परिचय करवाती हूँ। इनका जन्म 1925, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। इनकी रचनाएं देखो, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। इसकी क्या है? उपन्यास है। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। डार से बिछुड़ी मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे की कहानी संग्रह, हम हसमत शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र। इसका क्या है? संस्मरण है। प्रमुख सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का श्लाघा सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियां और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी
उपस्थित सुनिश्चित की। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चित्र दिए जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचना लिखी, उनमें से कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है। भारत पाकिस्तान विभाजन, बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रज्जा के आधा गांव, भीष्म साहनी के तमस, ये भीष्म साहनी का तमस भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इसी प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादली, ये सब एक साथ उनकी रचनाएं मौजूद हैं। अब जो यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन जो सब चित्र है वो किसमें संग्रहित है? हम हसमत में ही संग्रह है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का सब चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मियां नसीरुद्दीन, तो यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, देखिएगा। मेन इसमें यही है, जो ये मियां नसीरुद्दीन है ना, एक सब चित्र तो है ही, जो दिल्ली के एक खानदानी नानबाई होती है रोटी बनाने वाली, जो मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और उनके पेशे को के प्रति सम्मान को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? उसके सम्मान को दर्शाती है, जिसमें लेखिका ने उनकी अनोखी दुनिया, 56 किस्म की रोटियां बनाने की कला और यहाँ की जो पारंपरिक हुनर को जो तालीम है ना, मतलब शिक्षा देने का जो दर्जा है, उनके गर्व का जीवंत चित्रण यहाँ पे इसने किया है। और यहाँ पे बताया कि जो आधुनिक समय में घटती कद्र के बीच कला और कारीगरी के महत्व को उजागर किया है। किसको? कला और कारीगरी के महत्व को उजागर किया है। तो यहाँ पे इसमें मेन यही है, जो कृष्णा सोबती है, इसने उन्हें एक साधारण व्यक्ति मियां नसीरुद्दीन के माध्यम से एक दुनिया को, पूरी दुनिया को चित्रित किया है। यहाँ जो मियां नसीरुद्दीन है वे 70 वर्षीय खानदानी नानबाई है। कितने वर्ष की है? 70 वर्षीय खानदान नानबाई है, जो दिल्ली के मटिया महल की एक छोटी सी दुकान पर रोटी बनाती है। कहाँ पे? मटिया महल की एक छोटी सी दुकान पे रोटी बनाती है, जिसका चेहरा मौसम की मार के अनुसार मार से पका हुआ है, लेकिन आंखों में कारीगरी का इसका भोलापन है और कला और हुनर है इसमें, जो अपने पेशे को कला मानते हैं। और नानबाई का हुनर सिर्फ रोटी सेकना नहीं, बल्कि भट्टी बनाना, आंच देना, बर्तन धोना, ये सब उसको आता है, जो खानदानी विरासत है और उनके पिता और दादा से ये मिला है। अब देखिएगा, मैं आपको ये लेसन विस्तार से करवा रही हूँ। साहबों, उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीतिक, साहित्य और कला के हजारों हजारों महिषों के धूप, यहाँ ध्यान रखना मटिया महल को, धूम धड़क्के में नानबाइयों की मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते, कैसे उसका लुत्फ उठाते, उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पर मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर, संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने? 56 किस्म की रोटियां, मतलब तरह तरह की। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूमकर देखा और जोड़ा, मियां कहीं
अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाइएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफू चक्र रंगरेज या तेली तबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। मतलब हमें रोटी बनाने का तो हमारा खानदानी पेशा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा आप अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से ही न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गडैया वालों के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान बाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया। पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया इस काम पर लगे, तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसूरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जी, बच्चा कहता है जी। इसी बीच उस्ताद जो का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे न? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं ही सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठेगा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरे में, और जा बैठा तीसरे में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ इन 3 किलासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई इस बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के बाहर तो है। इस बार शाही नान बाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिब, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम भट्टी बनाना नहीं सीखते, भट्टी को आंच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया है साहिब माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए, जहां पना है। बादशाह सलामत ने फरमाया,
कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गड़ी हो गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है। मियाँ ने तरीरा, और क्या झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे, सिर हिलाना पड़ा है, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लोंडियों ने आई रूमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली और सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछे, अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो न लेवेंगे? उनमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर हमने कुछ कहते न बन आया तो कहाँ, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी थी ने? हो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया न कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह है बादशाह सलामत ही है न। इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। जहाँ पनाह है बादशाह सलामती ने। कौन से बहादुर शाह? जफर। बहादुर शाह है जफर। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात लिख लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजता है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपको बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखी है मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दगी करते हैं। खाली शागिर्दगी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता है। 2 रुपए मन आटे की मजूरी। कितने? 2 रुपए। 4 रुपए मन के मैदे की मजूरी। आटे की 2 रुपए की, मैदे की 4 रुपए की। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, सीर माल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये रोटियों के प्रकार हैं। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ी से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खाएंगे आप। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम हो गई। तो यहाँ पे आपका ये लेसन खत्म होता है। अब चलिए आगे। देखो, सत्यजीत रॉय। क्या है? सत्यजीत रॉय।
तो इनका जन्म परिचय देखिए। सबसे पहले इनका जन्म हुआ 1921 ईस्वी में कोलकाता, पश्चिमी बंगाल। इनकी प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बांका बायन, पथेर पांचाली इंपॉर्टेंट है। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। प्रमुख रचनाएं इसकी प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। इनके सम्मान, फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान मिला। इनकी मृत्यु 1992। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत रॉय अगली कतार में है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म वेरी इंपॉर्टेंट पथेर पांचाली बांग्ला 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग थी। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इसके माध्यम से या माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों के आधार पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अप्पू के 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनकी रचना है अप्पू के 2.5 साल नामक, ये क्या है? संस्मरण, जो पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिनका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसी फिल्म के सृजन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्म दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीति ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी होती है। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। अब यहाँ पे लेसन आपका स्टार्ट होता है अप्पू के 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती ही नहीं थी। मैं तब एक विज्ञान कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार किया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा ही एक नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला टिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम बोला उसने? टिया। उसके साथ आए पिताजी से पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ आए हैं? वे सज्जन पकड़े सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके पास लाया हूं। मतलब वो क्या थी? लड़की थी। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं
मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन में पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिरकार हमारे पड़ोस के घर में एक लड़का सुबीर बनर्जी ही वेरी इंपॉर्टेंट पात्र है, पथेर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे तैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर न लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म भी वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मत से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरिन की भूमिका निभाने वाले 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक का काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नामक एक गांव गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्गा को कहाँ ले गए? कलकत्ता से 70 मील पालसीट नामक एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग गए। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखो यहाँ पथेर पांचाली का है ना, एक दृश्य दिखाया गया है। जगदात्री है ना, जो पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचा। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीने का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो गई। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों के हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक की कितनी रेलगाड़ी उस लाइन पर से आती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन थे? अनिल बाबू। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन पर चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूं। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। भूलो नामक गांव में ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया, इसकी माँ का नाम क्या है? सर्वजया, अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली थी उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट हम अब उस दिन
ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद फिर पैसे इकट्ठे होने पर फिर बोडाल गांव में, ध्यान दीजिए कौन से गांव में, बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। कौन सा गांव है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोडाल गांव। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्तो अब दुनिया में नहीं है, वह अब क्या होगा। खबर मिली कि भूलो जैसे दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़कर उस कुत्ते को। सचमुच वह कुत्ता भूलो जैसे ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था। कैसा, बादामी। उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भाला उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपूर्व दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। श्रीनिवास, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपूर्व दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे। उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपूर्व दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका तो सज्जन कर रहे थे, उनका क्या हो गया, उनका भी देहांत हो गया। अब पहले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। आखिरकार श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले वाले श्रीनिवास जैसे ही क्या थे, समान थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसपन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई ऐसा मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है और इस बार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे, मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और इसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्तो भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगेंगे तब अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, काट काट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिरकार मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद हो गई। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट है। शरद ऋतु में निर्भय आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होने लगी। इस आशा से मैं अपूर्व दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी ऐसा। इस शरद ऋतु में आसमान में बादल छा गए।
और धुंधाधार बारिश हो शुरू हो गई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उस पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर मचा है वृष्टि घरेजा, बरसात ठंड अप्पू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। सोट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते हैं कि वह सोट बहुत अच्छा चित्रित हुआ। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। कौन से? गोपाल ग्राम की तुलना में कौन सा गांव? बोडाल गांव अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेल, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट में सब बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बन गए। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना पड़ा, इसलिए वहाँ के लोग भी हमारा परिचय हुआ। वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। क्या नाम था? क्या कहकर पुकारते थे? सुबोध दा। वे 60-65 के थे। कितने? 60-65। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से खुद कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखते हुए चिल्लाए, फिल्म वाले आ गए, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे पर बैठकर वायलिन व लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ने? वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी उसके मत से दूसरा। एक चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी हुई। वह भी थोड़ा पागल था और कभी भी भाई बहनों कहकर किसी राज के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तब वह धोबी सचमुच एक सिरदर्द बन जाता था। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमसे एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसके शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास ऐसे कुछ कमरे हैं वे हमसे फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन से लेकर साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ने? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना का जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ने? भूपेन बाबू इम्पोर्टेंट है, साउंड ठीक है ने? इस पर भी जवाब न आने पर उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उसके कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा है। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे, उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहीं रह रहा था। क्या नाम था? क्या था वो? वास्तु सर्प था। और यहाँ पे आपका लेसन समाप्त होता है। अब अगली क्लास में। धन्यवाद।